नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज बड़ी खबर में 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले जो अभी की बड़ी खबर है, अब से कुछ देर पहले किरण रिजिजू ने एक बार फिर से कोलिजियम सिस्टम पर, जुडिशरी के ऊपर क्या कहा, जिससे एक बार फिर से बड़ा हंगामा मचा हुआ है। और जस्टिस सोढी के भी जो बातें हैं उनको किरण रिजिजू ने दोहराया। ये क्या पूरा मामला है, इस पर आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है और आज का दिन वीरों का दिन होता है। पराक्रम दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान के 21 जो द्वीप हैं उन्हें परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उनको आज नाम उनका रखा गया। कौन से ये द्वीप हैं और कौन है ये शूरवीर जिन्हें भारत के सर्वोच्च शौर्य मेडल से नवाजा गया था, उनके बारे में भी, उनकी गाथा भी आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो धान की जो खरीदारी हुई उसमें कैसे घोटाला हुआ है, यह खबर भी आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सरकार और जो सेंटर है, जजों की नियुक्ति के सवाल पर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। और अभी मैं जरा तस्वीरें चाहता हूं किरण रिजिजू साहब की, जरा यहां तस्वीरें दिखाएं। लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने कुछ देर पहले अभी एक बयान दिया और उस बयान के बाद फिर से माहौल पूरा गर्मा दिया है। कहा जा रहा है कि जुडिशरी और सरकार आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्यों और ऐसी क्या बात किरण रिजिजू ने कही, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि किरण रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में अब से कुछ देर पहले फिर से जजों पर निशाना साधते हुए क्या कहा। मैंने 6 तारीख जनवरी में एक पत्र लिखा, चीफ जस्टिस के नाम पे एक पत्र लिखा, जो मेरा ड्यूटी है, मुझे लिखना था, मैंने पत्र लिखा। मैंने ये पत्र लिखा, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करके लिखने का चीज नहीं, ये प्रक्रिया है। 2-3 दिन तक तो किसी को पता नहीं था, ना जाने कहां से किसी को पता लगा और न्यूज हेडलाइन बना दिया कि लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और ये कहकर के लिखा कि कॉलेजियम में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई हेड और टेल नहीं, कोई सच्चाई नहीं, किसी ने न्यूज लगा दिया और न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं और लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब बताइए, ये तो सेंसिटिव मैटर है। कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस और 4 प्यूरी जजेस होते हैं। मैं कहां से ला करके किसी को उस कॉलेजियम में एक और डाल दूंगा? तो प्रक्रिया तो होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे, अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। बार बार यह बात उठ रही है कि क्या सरकार किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। रिजिजू साहब वहां पे पहले अपनी सफाई भी दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कल एक ट्वीट जो है वो करा था, जिसमें एक पूर्व जज हैं, जस्टिस सोढी, दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके जो वक्तव्य था कोलिजियम को लेकर, उस पर इन्होंने ट्वीट करा था और कहा था कि ऐसी राय बहुत लोगों की है। तो क्यों किरण रिजिजू ने ये ट्वीट रीट्वीट किया और क्या ऐसा जस्टिस सोढी ने कहा? उन्होंने आज खास बातचीत की एनडीटीवी से। आपको सुनवाते हैं कि कोलिजियम सिस्टम जिससे जजों की नियुक्ति होती है, उस पर उनकी क्या राय है। उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूं उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, तो मैं मेरी
राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय तो मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10, हाई कोर्ट किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। अरे 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसा है भाई? और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो 2 हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट इनका चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब? सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप? तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि खराब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को? हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस होती है, वो भी जुडिशरी है। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सबसर्विएंट कर लिया अपने। जस्टिस सोढ़ी के काफी बयान जो हैं उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है और सवाल लगातार, और मैं सीधे इस सवाल को अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास लिए चलता हूं, क्योंकि आशीष लगातार जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसे कवर करते हैं बहुत सालों से, समझते हैं इनकी बारीकियों को। आशीष, ये जो पूरी इस समय बहस चल रही है कोलिजियम को लेकर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, किरण रिजिजू ने आज ये तक कह दिया कि जजेस के काम जो हैं, कामकाज के तरीके को भी जनता देख रही है। इसको कैसे देखा जा रहा है लीगल फ्रेटर्निटी में? क्या इसको एक आक्रमण के तौर पर, एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर लोगों को लगता है कि सिस्टम में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक लीगल फ्रेटर्निटी की बात है तो वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले बरकरार हैं, संविधान पीठ के 90 के दशक के, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया था, तब तक ये देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप इस तरीके से बदल नहीं सकते हैं। पूर्व जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वरिष्ठ वकील हों सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ये टकराव ठीक नहीं है। बहस का विषय है, संवैधानिक संस्थाओं को बैठकर बात करनी चाहिए, तू मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तू मैं समाज में जो देश का नागरिक है उसमें गलत संदेश देती है। इस तरीके से ये बहस नहीं होनी चाहिए। कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति का मुद्दा हमेशा से ही रहा है नज़र में सबकी, सवाल भी उठते रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने भी एक बार ये कहा था कि कोई भी सिस्टम अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को स्क्रैप कर दें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, बड़े डिबेट है, और ये टकराव जो है ये फिलहाल थमता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें होती रहती हैं। और उधर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस बात पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में भी ये बात कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, सरकार को लागू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से बातें लगातार हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने भी मुंबई जाके जिस तरीके से बात करी, कुल मिलाकर जैसे आशीष कह रहे हैं, ये अभी आपने आखिरी शब्द इस पर सुना नहीं है, ये चर्चा बहस और चलने वाली है, लेकिन बार बार इस बात पर सवाल हो रहा है कि क्यों सरकार को आवश्यकता पड़ी इस तरीके की बयानबाजी की, इस तरीके की बातों को करने की। इसको लेकर, मंशा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हमारी आज की जो दूसरी बड़ी खबर है। और आज खुद मुझे भी ये लगा कि इस खबर को बहुत जरूरी है अपने दर्शकों तक पहुंचाना, खास तौर से हमारे युवा दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाना। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेता जो हैं, हमारे देश के जो वीर हैं, उनके नाम पर अब रखा जाएगा, उन्हें जाना जाएगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के दिन पर, जो पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में अंडमान के 21 जो द्वीप हैं उन्हें हमारे देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो पुराने नाम थे ये गुलामी के प्रतीक थे, अब भारत के प्रतीक होंगे, भारत की बहादुरी के प्रतीक होंगे ये सारे नाम। जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं, और ये संदेश है
भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। जब परमवीर चक्र विजेताओं की नाम आती है, परमवीर चक्र वो सम्मान जो देश का सर्वोच्च सम्मान है हमारे शूरवीरों के लिए, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के समय में जो सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं। आपको भी शायद 21 के 21 हमारे देश के शूरवीरों के नाम याद नहीं होंगे, तो एक बार जरा आप सभी के सामने हमारे उन 21 विजेताओं के नाम भी बताते हैं और उनके पराक्रम के बारे में भी कुछ आपको बताते हैं। ऐसी चीजें हैं जो देश में सभी को मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। INAN 370 अब कहलाएगा सोमनाथ द्वीप। बडगाम की लड़ाई में इन्होंने, यानी कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद कबायली जब पाकिस्तान के आए, उस लड़ाई में 3 नवंबर 1947 को बडगाम जाने का उनको आदेश मिला। 500 दुश्मन सैनिकों ने श्रीनगर की जो हवाई पट्टी है उस पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत हुई। खुले मैदान में दौड़कर अपनी टुकड़ी के पास जाते रहे और दुश्मनों की गोलाबारी के बीच में अपने साथियों को निर्देश देते रहे। एक मोटर शेल के लगने से ये मारे गए, शहादत को इनको प्राप्त हुए। उसके बाद फिर अब बात करते हैं सूबेदार आर ऑनरी कैप्टन करम सिंह की। कैप्टन करम सिंह, ये अब जो आइलैंड है वहां पर 308, उसको करम सिंह द्वीप के नाम से जाना जाएगा। 13 अक्टूबर 1948 को जम्मू कश्मीर के रिमचर गली में एक टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। दुश्मनों ने पोस्ट के सभी बंकर बर्बाद कर दिए। बुरी तरह घायल होने के बाद भी इन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और अपने हथियार की बेनेट से दुश्मनों पर प्रहार किया और इस अदम्य साहस के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं मेजर राम राघोबा राणे की। द्वीप 474 जो है अब वो इनके नाम से जाना जाएगा। 8 अप्रैल 1948 को नौशेरा रजौरी रोड पर कमान संभालते हुए ने दुश्मनों की भारी गोलाबारी के बीच में घायल हुए। उसके बाद भी स्टुअर्ट टैंक के नीचे गए ड्राइवर को रस्सी से संकेत दिए और भारतीय टैंकों को सुरक्षित रास्ता इन्होंने प्रदान किया और इसी के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर जो 198 वहां का द्वीप है अंडमान का, उसको अब इनके नाम से जाना जाएगा। 6 फरवरी 1948 की बात है जब नौशेरा में 3 धार में चौकी कमांडर दुश्मनों ने इस चौकी पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने दुश्मनों का सामना किया। एक स्टेन गन्स के साथ दुश्मनों से लड़ते रहे और अकेले उन्हें भगा दिया। इसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर अब बात करते हैं और ये कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर जो 374 आइलैंड है उसको अब जाना जाएगा। 18 जुलाई 1948 को ही जम्मू कश्मीर के तिथवाल में तैनात थे। दुश्मनों ने इनके ऊपर गोलाबारी की, गोले फेंके। घायल होने के बावजूद 2 बंकर इन्होंने बर्बाद किए और उसके बाद आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे, उनके ठिकानों को नष्ट किया। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिनका नाम अब जो है अंडमान का 419 आइलैंड है वो इनके नाम से जाना जाएगा। 5 दिसंबर 1961 में कोंगो का संकट, ये दुश्मनों ने स्वचालित हथियारों से इनके ऊपर गोलाबारी की। गर्दन पर गंभीर जख्म होने के बावजूद इन्होंने लड़ाई जारी रखी और दुश्मनों को भगा दिया और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा की, जिनके नाम अब जो 646 जो आइलैंड है वो इनके नाम से जाना जाएगा। अंडमान में 20 अक्टूबर 1962 चीन की लड़ाई जो थी, उस लड़ाई में लद्दाख में एक चौकी की कमान संभाल रहे थे। चीनी सैनिकों ने गोलाबारी की, आमने सामने से भिड़े और ज्यादा संख्या के साथ दुश्मनों ने जो हमला किया था उसको इन्होंने विफल किया। कई दुश्मनों को मार गिराया। इनको इसके लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर अब 414 जो आइलैंड है वो जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश में 2 हमलों को विफल इन्होंने किया। घायल होने के बाद भी मोर्चा छोड़ने से इंकार किया। एक मशीन गन को संभाला और दुश्मनों पर लगातार वार करते रहे। इस वजह से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह बहुत जाना माना नाम है। इन्होंने 255 जो आइलैंड है अब वो इनके नाम से जाना जाएगा अंडमान में।
18 नवंबर 1962 लद्दाख सेक्टर में इनकी तैनाती थी। चीनी सैनिकों ने ठिकानों पर हमला किया। जख्मी होने के बाद भी सैनिकों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया और खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाने से मना कर दिया। इसी बहादुरी के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र इनको मिला था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद इनके नाम पर 571वां जो आइलैंड है इसको रखा गया है। अब्दुल हमीद ने असल उत्तर की लड़ाई में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में जबरदस्त योगदान दिया। खेमकरन सेक्टर में तैनाती इनकी थी। गोलाबारी के बीच में अग्रिम टैंक्स को इन्होंने ध्वस्त किया। घायल होने के बाद भी अकेले 7 पाकिस्तानी टैंकों को इन्होंने ध्वस्त किया और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इनको इसके बाद ये परमवीर चक्र मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल अधीश्वर तारापोर के नाम पर अब जो हमारा अंडमान में 565 आइलैंड है वो जाना जाएगा, तारापोर द्वीप के नाम से जाना जाएगा। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में इन्होंने सियालकोट में ये तैनात थे। घायल होते हुए भी सुरक्षित स्थान पर जाने से मना किया। 60 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया और टैंक पर इन्होंने गोला गिराया। उसके बाद शहीद हुए। इनको परमवीर चक्र मिला। लांस नायक एल्बर्ट इक्का, इन 276 जो आइलैंड है वो इनके नाम पर रखा गया है। एल्बर्ट इक्का साहब जो है इन्होंने भी जो हिली की लड़ाई थी उसमें दुश्मन की मशीन गन से नुकसान, व्यक्तिगत सुरक्षा को बिना ध्यान में रखे हुए इन्होंने कैसे बंकर दुश्मन के ध्वस्त किए, उसके बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह, इनको 1971 की लड़ाई में, बसंतर की लड़ाई के लिए इनको परमवीर चक्र मिला। उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने 1971 की ही लड़ाई में इन्होंने शत्रु के 10 टैंकों को ध्वस्त किया, उसके वजह से इनको परमवीर चक्र मिला। उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो, इनको भी 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। इन्होंने 18वीं स्क्वाड्रन की फ्लाइंग ऑफिसर जो हैं, इन्होंने दुश्मन के कई विमानों को उड़ाया, उसकी वजह से इनको परमवीर चक्र मिला। मेजर परमेश्वरन, इनको भी परमवीर चक्र मिला। ऑपरेशन पवन में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके साथ मुकाबला किया, उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। नायब सूबेदार बाना सिंह, इनको भी परमवीर चक्र सम्मानित करा गया। ऑपरेशन राजीव में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। कैप्टन विक्रम बत्रा, इनका नाम सब जानते हैं। ये दिल मांगे मोर का इनका जो वाक्य था बड़ा फेमस है। कारगिल के युद्ध में इन्होंने ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई, इसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। कैप्टन मनोज कुमार, इन्हें भी कारगिल के युद्ध में ऑपरेशन विजय में जो इन्होंने अपना योगदान दिया उसके लिए परमवीर चक्र मिला। सूबेदार मेजर संजय कुमार, इनको भी कारगिल युद्ध के दौरान मिला परमवीर चक्र। और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को भी टाइगर हिल की लड़ाई के लिए परमवीर चक्र मिला। ये सारे नाम याद कर लीजिए, सबको इस देश में ये नाम याद होने चाहिए और ये प्रेरणा का स्रोत हमेशा हमारे लिए रहने चाहिए।